जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि करंट अफेयर के ऊपर होने वाला है। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। तो रोज की तरह आज मैं फिर आज के आपके सामने हाजिर हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला करंट अफेयर है जो वो ये है कि एयरटेल एंड मेटा कोलैबोरेट टू एक्सेलरेट इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम। तो मेटा आप जानते हैं ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो मेटा और एयरटेल, या आप ये भी बोल सकते हैं फेसबुक एंड एयरटेल कोलैबोरेट टू एक्सेलरेट इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम। तो मेटा और एयरटेल आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो इंडिया के इकोसिस्टम को जो है वो एक्सेलरेट कर पाए। द टेलीकॉम मेजर एयरटेल has announced that it has collaborated with Meta platform to support the growth of India's digital ecosystem. The announcement comes on the back of telecom operator demand to share revenue with service provider to build network. So basically नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए और इंडिया के इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए एयरटेल ने ये कदम उठाया। एयरटेल इज currently conducting trials for 4G and 5G open RAN solution on select sites in the state of Haryana and will commercially deploy the solution across several locations in India. तो अभी जो एयरटेल है वो 4G और 5G ओपन रैन सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है हरियाणा के स्टेट हरियाणा में, और सून वो सारे कंट्री में ये ट्रायल करने वाला है। एयरटेल विल शेयर इट्स लर्निंग विथ वाइडर इकोसिस्टम। तो जो अपनी एयरटेल को जो लर्निंग मिलेंगी ये सब जो ट्रायल करने से वो सारे जो उसके पार्टनर्स हैं उनके साथ वो शेयर करेगा। जो पार्टनर है उनमें मेटा भी अब एक होगा, तो मेटा के साथ भी वो शेयर करेगा ताकि वो जो रैन बेस्ड नेटवर्क है वो अक्रॉस द वर्ल्ड ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मेटा और एयरटेल कोलैबोरेट किए हैं इंडिया के इकोसिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए। नेक्स्ट आपके लिए जो करंट अफेयर है वो ये है कि अडानी ग्रीन बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। तो जो अडानी ग्रीन्स हैं वो इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम AGL के नाम से भी जानते हैं, द रिन्यूएबल आर्म ऑफ अदानी ग्रुप हैज कमीशन्ड इट्स थर्ड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट एट जैसलमेर। तो जो AGEL है उन्होंने अपना थर्ड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में स्टैब्लिश कर दिया है अर्लियर इन May 2022। AGL has operationalized India's first hybrid power plant of, तो उनका जो पहला हाइब्रिड पावर प्लांट था 290 मेगावाट का वो भी अब ऑपरेशन में आ चुका है। दिस वाज फॉलोड बाय द कमिशनिंग इन सितंबर 2022 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोलोकेटेड हाइब्रिड प्लांट of 600 megawatt. Both these hybrid energy generation assets are located in जैसलमेर। तो इसी के बाद उन्होंने सितंबर में जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट है 600 मेगावाट का, उसको भी कमीशन कर दिया है। तो इसी के साथ साथ जो अब AGL है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन चुका है। विद द सक्सेसफुल कमिशनिंग ऑफ दिस 450 मेगावाट प्लांट, AGL नाउ हैज अ टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 7.17 गीगावाट। तो अब जो टोटल AGL की ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 7.17 गीगावाट है। दिस आल्सो मेक्स AGL द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फार्म डेवलपर। तो इसी के साथ साथ AGL दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर तो है ही, साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर फार्म डेवलपर भी AGL ही है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए कि AGL जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर है। 7th एडिशन ऑफ US इंडिया नेवल एक्सरसाइज संगम बिगिंस इन गोवा। तो जो 7th एडिशन था US की और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम संगम है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि US और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है संगम। तो ये इसका जो 7th एडिशन है वो शुरू हो चुका है गोवा में। The 7th edition of exercise Sangam is a joint naval special forces exercise between इंडिया की नेवी मार्को एंड US की नेवी सील कमेंट इन गोवा। तो इंडिया की जो नेवी है जिसको हम मार्को के नाम से जानते हैं, और जो US की नेवी है जिसको हम सील के नाम के जानते हैं, तो उनके बीच ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। द प्रेजेंट एडिशन विच विल सी पर्सनल फ्रॉम सील टीम 5 बेस्ड एट सैन डिएगो US and Indian Navy Marco from INS Abhimanyu together aims at exchange of ideas and experiences on various aspects of maritime special operation।
तो जो इंडिया की नेवी है और जो यूएस की नेवी है वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो टैक्टिक्स हैं, अपने जो ऑपरेशन के अलग-अलग जो उनके और अलग-अलग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। द एक्सरसाइज इज़ प्लान्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक। तो ये टोटल जो एक्सरसाइज है 3 हफ्ते चलने वाली है। वेयर इन पर्सनल विल एक्सरसाइज एंड होन देयर स्किल्स इन मैरीटाइम interdiction operations, direct actions missions, combat free fall jump, special hellbound operation and various other evaluation। तो एक दूसरे की जो नेवीज हैं वो जो टेक्निकल उनकी जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म की जाती है। तो याद रखना आपको कि इंडिया और यूएस के नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज शुरू की जो परफॉर्म की जाती है उसका नाम संगम है और वो गोवा में शुरू हो गई है, उसका 7th एडिशन। अगर इस एक्सरसाइज के बारे में बताएं तो ये जो एक्सरसाइज है पहली बार जो कंडक्ट की गई थी 1994 में कंडक्ट की गई थी एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन द टू नेशन। तो एक काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है दोनों नेशन के बीच ये माना जाता रहा है। रिफ्लेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन देम। तो यूएस की और इंडिया की फ्रेंडशिप को ये दिखाता है। इट एम्स टू एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक दूसरे के आइडियाज और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दोनों नेवी आपस में शेयर करती हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग एक्सपेक्ट्स हैं जो समुद्र के नीचे जब नेवीज काम करती हैं तो जो चीजें उनको झेलनी पड़ती हैं तो वो सारी चीजें भी आपस में ये शेयर करते हैं। अ जॉइंट एक्सरसाइज among US SEAL, Indian Navy, Marco and other participating nation, Naval Special Forces is held annually as part of exercise Malabar। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है यूएस सील या इंडियन नेवी मार्को या कोई भी अदर जो नेशन है उनके बीच में जो ये एक्सरसाइज होती है ये पार्ट है आपके एक्सरसाइज मालाबार का। द संगम एक्सरसाइज इज बायलैटरल एक्सरसाइज प्योरली बिटवीन यूएस एंड इंडियन स्पेशल फोर्सेस। तो ये जो संगम एक्सरसाइज होती है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएस की नेवी फोर्सेस के बीच में ही होती है। द एक्सरसाइज विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक्स। तो ये जो टोटल एक्सरसाइज है ये 3 हफ्ते चलेगी। इन विच द पर्सनल विल बी ट्रेन्ड इन मैरीटाइम इंटीग्रेशन ऑपरेशन। तो वही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक अपग्रेड्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022-23 टू 6.9%। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको अपडेट कर दिया है 6.9% में। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक India's economy is set to grow at 6.9% in 2022 and 23। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रहेगा 2022 से 2023 के बीच वो 6.2 रहने वाला है। इसके पहले उन्होंने अक्टूबर में ये जो रेटिंग दी थी वो 6.5 दी थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 6.9 कर दिया है। It had cut India's GDP growth forecast to 6.5% from 7.5% earlier। तो इसके पहले वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट था वो 7.5% से घटाकर 6.5 कर दिया था। अब वो फिर से उन्होंने 6.9% कर दिया है। तो ये एक तरीके का फोरकास्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने किया है कि इंडिया की जीडीपी कितने दर से 2022 और 23 में ग्रो करेगी। Now it has upgraded the projection to 6.9% for 2022 to 23। The institution said that the government is expected to meet the fiscal deficit target of 6.4% of the GDP in 2022 to 23। तो इंस्टीट्यूशन ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो जो फिस्कल डेफिसिट का 6.4% का टारगेट है वो भी मीट करेगी। The World Bank saw the government meeting the fiscal deficit target of 6.4% of the GDP in 2022 to 23। तो जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 6.4% बताया और जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो 7.1% इन द करंट फिस्कल ईयर। तो इस साल जो इन्फ्लेशन प्रेडिक्ट किया गया है वो 7.1% प्रेडिक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। द करेंसी हाउएवर रिमेन्स अफेक्टेड बाय spillover from the US, Euro area and China। The World Bank saw the government meeting the fiscal deficit target of 6.4% of the GDP in 2022 to 2023। It's expected inflation to be 7.4% in the 7.1% in the current fiscal year। तो इंडिया भी जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ऑल अलोंग द वर्ल्ड उससे अछूता नहीं है। इसी की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है इस बार का वो 6.4% है। इन्फ्लेशन जो रहने वाला है वो 7.1% रहने वाला है। तो ये पॉइंट्स भी आप रिमेंबर रख सकते हैं। आपका जो इस बार का 2022 टू 23 का जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.9% है। साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो 6.4% है और जो इन्फ्लेशन का टारगेट है जो मतलब जो इन्फ्लेशन रहने वाला है वो 7.1% रहने वाला है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया।
On December 7, International Civil Aviation Day is observed globally. The aviation industry has made a huge impact on our life. तो जो aviation industry है उसने हमारे लाइफ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है. The day is observed by the International Civil Aviation Organization, a United Nations body responsible for maintaining the international standards for aviation safety. The day is celebrated to acknowledge how flights have made the world more accessible and traveling easily. तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि इस बात को एक्नॉलेज किया जा सके कि जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान और संभव कर दिया गया है. इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्रीज इन ऑल सेक्टर. तो इंटरनेशनल एविएशन डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका कितना इंपॉर्टेंट या मेजर रोल है जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें. द ICAO is backed by government organization, companies, and even individuals. On this day, it hosts a variety of activities and events like seminar, informative sessions, and news announcements civil regarding civil aviation topic among many others. तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं. देन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2022 है वो 7 दिसंबर को बनाया गया जिसे हम झंडा दिवस के नाम से भी जानते हैं. तो नेशनल आर्म्ड फोर्स डे काफी इंपॉर्टेंट है. ये जो फ्लैग डे है नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2022 7 दिसंबर को मनाया गया. एवरी ईयर ऑन 7 दिसंबर इंडिया commemorates Armed Forces Flag Day in order to raise donation for the welfare of the Armed Forces staff. तो हर साल ये 7 जो झंडा दिवस है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि ताकि जो दिस डेज ताकि वो डोनेशन रेज कर पाए आर्म फोर्सेस स्टाफ के. तो एक तरीके से आपने देखा होगा चिट सेल की जाती हैं जिसका जो डोनेशन होता है वो जो आर्म फोर्स स्टाफ है उनके पास पहुंचाया जाता है. दिस डे इज ऑब्जर्व टू हॉनर इंडियन सोल्जर्स, सेलर्स एंड पायलट्स ताकि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, पायलट हैं उनका सम्मान किया जा सके. द डे ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ मैन हु हैव डाइड प्रोटेक्टिंग द कंट्री. तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि ट्रिब्यूट दिया जा सके जो लोग देश की रक्षा करते हुए अपनी जान जिन्होंने खो दी है. ऑन दिस डे द इंडियन आर्म्ड यूनिट्स कंप्राइजिंग द इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेज एंड इंडियन नेवी organize a variety of activities to highlight the achievement of our army forces and personnel. The general public participates in the day celebration by signing up of volunteer assisting with the collection of cash, sticker and other goods. Many patriotic activities are planned to promote public involvement and to recognize the contribution of the country's armed services. तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो झंडा दिवस है यानी कि जो नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है और साथ ही साथ आपका जो एविएशन डे है वो भी 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है. Presidency of G20 SCO UNC in 2022 a historic opportunity for India. तो इस 2022 में जो इंडिया है वो G20 की प्रेसिडेंसी साथ ही साथ SCO की प्रेसिडेंसी और UNSC की प्रेसिडेंसी करने वाला है जो कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए. दिसंबर ऑफ 2020 बिगन विद इंडिया अज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ 2 ग्लोबल बॉडीज. तो जो हमारा दिसंबर शुरू हुआ उसमें इंडिया 2 ग्लोबल बॉडी की प्रेसिडेंसी करने वाला है इस मंथ. एक तो G20 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, इसका साल जो पहला दिसंबर 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी, एंड द UNCC ऑन द सेकंड एंड द शंघाई कोऑपरेटिव ऑपरेशन इन 2023. तो UNSC की प्रेसिडेंसी साथ ही साथ जो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंसी भी 2023 में इंडिया करने वाला है. When major power are not even talking to each other and India alone now the 5th largest economy is interacting with each of them. तो जैसा आप सभी को पता है कि जो मेजर पावर्स हैं चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, जो भी मेजर पावर्स हैं वो एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रही हैं और जो इंडिया है उनके बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है. तो ये एक इंडिया के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है. इंडिया जो कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. वो सारी ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों की, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रेसिडेंसी कर रहा है. नाउ दिल्ली हैज सेड दैट व्हाइल इट्स G20 प्रेसिडेंसी ड्रिवन बाय द विजन ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम. तो जो G20 की प्रेसिडेंसी थी उसका जो विजन रखा है इंडिया ने वो लिखा है वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका मतलब ये होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली. द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीक्स टू प्रायोरिटाइज काउंटरिंग टेररिज्म एंड रिफॉर्म मल्टीलैटरिज्म. तो ये इस बार की जो UN की काउंसिल थी उसमें जो प्रायोरिटी इशू बनाया गया था वो टेररिज्म और जो मल्टीलैटरिज्म है वो बनाया गया था. लीडिंग विद द 5S जो यहाँ पे अप्रोच थी हमारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने
5S अप्रोच दी थी, जिसका था सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, संवाद यानी कि डायलॉग, सहयोग यानी कि कॉपरेशन और शांति यानी कि पीस और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी। तो ये उन्होंने 5S अप्रोच फॉलो करने की बात कही थी वहां पे। India took UN presidency today. The focus for the month of December will be voice the key concern of। तो जो इस बार इंडिया मुद्दे उठाएगा वो ये होगा: ग्लोबल साउथ नेमली इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द मीन्स ऑफ टेररिज्म, रोड मैप फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म, फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड ग्रेटर प्रोटेक्शन। तो ये सारे मुद्दे इंडिया उठाने वाला है। फर्स्ट 51st मैत्री दिवस मार्किंग रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया सेलिब्रेटेड इन ढाका। तो जो 51वां मैत्री दिवस था वो ढाका में मनाया गया। द लिबरेशन वॉज fighters, parliaments, members from civil society, media delegates, and other prominent people took part in the event organized by the High Commission of India in Dhaka. Minister for Liberation War Affair of Bangladesh AKM Muhammad Haq was the chief guest of the occasion. High Commissioner Verma described India's Bangladesh friendship as rooted in the shared sacrifices of 1971 and fostered by strong ties of history, language, and culture. He reiterated that India accord the highest priority to its relationship with Bangladesh and will always stand ready to work together with the people of Bangladesh on the road to greater prosperity and success। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो 51वां मैत्री दिवस था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ढाका में सेलिब्रेट किया गया। IMD issues warning of formation of cyclone Mandos over Bay of Bengal। तो IMD जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक वार्निंग इशू की है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जो साइक्लोन मैंडोस है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनने वाला है। द सेकेंड साइक्लोन ऑफ द पोस्ट मानसून सीजन इज लाइकली टू फॉर्म ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड हिट द ईस्ट इन तमिलनाडु, पुंडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्टेड। तो ये साइक्लोन जो होने वाला है, द सेकेंड साइक्लोन ऑफ द पोस्ट मानसून सीजन, ये दूसरा साइक्लोन होने वाला है इस सीजन का, इज लाइकली टू फॉर्म ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ पे फॉर्म होने वाला है? आपके साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो आपके ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु के, पुडुचेरी के और आंध्र प्रदेश के, वहां पे ये अफेक्ट करने वाला है। अ लो प्रेशर एरिया हैज फॉर्म्ड ओवर साउथ अंडमान एशिया, इट लाइकली टू मूव वेस्ट नॉर्थ westwards and become a depression over south east bay of bengal by December 6 evening। तो December 6 evening तक ये जो वार्निंग है वो इशू की गई है। इंडिया होस्ट कॉन्क्लेव ऑफ NSA ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इंडिया ने होस्ट की है कॉन्क्लेव NSA ऑफ सेंट्रल एशिया कंट्री की। कॉन्क्लेव जैसे कि मैंने बताया था एक मीटिंग होती है जिसका जो एजेंडा होता है वो हमेशा हिडन होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग अ कॉन्क्लेव ऑफ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो इंडिया है वो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल की कोई कॉन्क्लेव को होस्ट कर रहा है। कॉन्क्लेव यानी कि आपका एक मीटिंग। फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंट्रीज इंक्लूडिंग कजाकिस्तान, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan, focusing on the evolving security solution in Afghanistan and way to deal with the threat of terrorism emanating from that country। तो किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको खत्म किया जा सके, इसी के ऊपर ये आपकी जो कॉन्क्लेव थी। The security solutions in Afghanistan and the evolving dynamics in the country will figure in the deliberations। India and the Central Asia countries have shared interest in peace, security, and stability in the region। A number of Central Asian countries share and border with Afghanistan, and there have been concerned by them after the तालिबान सीज पावर इन काबुल इन अगस्त लास्ट ईयर। तो तालिबान ने जैसा कि काबुल में पावर ले ली थी, उसके बाद से काफ़ी वहाँ पे जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। उसी के लिए, उसी को सॉल्व करने के लिए जो NSA ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो कॉन्क्लेव थी वो इंडिया में होस्ट की गई। यूएस अनवील्स इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर। तो यूएस ने अनवील किया है उसका सबसे नया स्टेल्थ बॉम्बर। द यूनाइटेड स्टेट हैज अनवील्ड इट्स लार्जेस्ट हाईटेक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तो बॉम्बर एक तरीके का जिससे हम बॉम्ब गिराते हैं उसी को हम बॉम्बर बोलते हैं। द B-21 राइडर विच इज केपेबल ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर पेलोड एंड कैन बी फ्लोन विथ अ क्रू ऑन बोर्ड। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में किस तरीके से ये बॉम्बर होता है। ये आपको इमेज भी दिख रही होगी कि इस तरीके का ये बॉम्बर होता है। The next generation stealth bomber was rolled out at arms manufacturer North Grumman facility in California। The US Air plans to buy at least 100 of the B-21 aircraft, which comes with 700 million price tag per plane। तो एक प्लेन की जो कॉस्ट होने वाली है वो 700 मिलियन होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द अनवीलिंग ऑफ द न्यू बॉम्बर कम्स एट टाइम ऑफ heightened geopolitical tension between US and China and Russia। तो ये जो
अनइवलिंग की गई है न्यू बॉम्बर की, तो वो उस टाइम पे की गई है जब यूएस, रशिया और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा वॉर की टेंशन जो है वो चल रही है। रशिया एंड चाइनीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लो एट जॉइंट 8 आवर पेट्रोल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं एक बार। दीपिका पादुकोण टू अनवील फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी। तो जो दीपिका पादुकोण है वो फीफा 2022 जो वर्ल्ड कप है उसकी ट्रॉफी को अनवील करेंगी, और ऐसा करने के वाली वो दुनिया की द ट्रॉफी वॉज विल बी अनवील्ड बिफोर द वर्ल्ड कप फाइनल। तो जो वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है 18 दिसंबर को, उसके पहले वो ट्रॉफी को अनवील करेंगे। और दीपिका विल बी द फर्स्ट एक्टर, ऐसी वो दुनिया की पहली एक्टर होंगी जिनको ये ऑनर प्राप्त होगा फॉर द वर्ल्ड मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट। On December 18, Deepika Padukone is expected to unveil the World Cup trophy at the Lusail Iconic Stadium. तो 18 दिसंबर को ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इस ट्रॉफी को अनवील करेंगी लुसेल आइकोनिक स्टेडियम में। सिप्री HAL and BL in the top 100 defense companies list। तो जो HAL और BL है वो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में आ गई हैं। The government Make in India push in indigenous defense production seems to be bearing positive result as the two Indian defense sector undertaking पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका HAL जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देयर प्रीवियस रैंकिंग अमॉन्ग द आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। HAL जो है वो 42nd नंबर पे और जो BL है वो 63rd नंबर पे होगा, जिनका टोटल एवल्यूशन है $5.1 बिलियन इन 2021. The two companies saw an increase in 1.9% in their total arms sales for 2021. Individually, HAL sale increased 6.7% while BL 20%. They were ranked 43 and 69 in 2020. The think tank attributed the raise in their ranking due to major orders placed by the Indian Armed Forces in the recent year. The Ordnance Factory Board, which had made into the list in 2020, could not get placed this time because of restructuring in its organization. तो इसके पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी नाम था इस लिस्ट में, पर इस बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इस बार लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्ट्रक्ट हो रहा है। यही सारी चीज़ें थी जो आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं रोज आपके साथ ऐसी 6 बजे करंट अफेयर के वीडियो लाता हूँ। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स भी चाहते हैं या मंथली करंट अफेयर भी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम वो सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर रहे हैं ताकि जैसे ही आपको कोई भी वीडियो इस चैनल पे आता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।